Ode. An ode is a lyrical stanza written in praise of a person, event or thing. अब देखो ये भी लिरिकल स्टैंजा है। लिरिकल स्टैंजा उसको कहते हैं जो गाया जा सके। तो ये किसी की प्रेज में लिखा जाता है, तारीफ में लिखा जाता है। वो भले ही कोई पर्सन हो, भले ही कोई इवेंट हो, या भले ही कोई चीज़ हो, उसकी तारीफ में लिखा जाता है। The form developed in ancient Greece and had a very specific and elaborate structure involving 3 parts. तो ओड डेवलप कहाँ पे हुई? ग्रीस में। ग्रीस एक देश है, प्राचीन ग्रीस में। बदलते रहते हैं ना, बाउंड्री बदलती रहती है देशों की। जैसे प्राचीन भारत है तो प्राचीन भारत का क्या था? पाकिस्तान भी शामिल था, अफगानिस्तान भी शामिल था, बांग्लादेश भी शामिल था, तो उसको प्राचीन भारत कह देते हैं। तो ये ग्रीस में डेवलप हुई थी। इंग्लिश लिटरेचर का बेस जो है ना वो ग्रीस से ही शुरू होता है। ग्रीस देश बहुत पुरानी सभ्यता है, वहाँ से सबसे पहले ये पोइम्स और ये एपिक वगैरह स्टार्ट हुए थे। बाद में इंग्लिश लिटरेचर इसी के ऊपर काफ़ी हद तक बेस है, तो जड़ें वहीं मिलती हैं जाके ग्रीस में ही। तो ये डेवलप हुई थी वहाँ ग्रीस में। एंड हैड ए वेरी स्पेसिफिक एंड इलेबोरेट स्ट्रक्चर, और इस ओड का एक विशेष स्ट्रक्चर होता है। स्पेसिफिक और इलेबोरेट होता है, विस्तृत स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है। कितने पार्ट्स होते हैं उसके? 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स नोन एज द स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड ईपोड। तो ओड के 3 पार्ट होते हैं, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और ईपोड। ओरिजिनली ग्रीक ओड्स वर सेट टू म्यूजिक। ओरिजिनली यानी मूल रूप से ये जो ओड्स थी म्यूज़िक के लिए सेट की गई थी, यानी म्यूज़िकल कोई गाना होता था ना, उसके लिए स्पेशली बनाई गई थी। द फॉर्म वाज लेटर पॉपुलराइज्ड एंड अडेप्टेड इन रेनेसां इंग्लैंड एंड लेड टू ए न्यू सेट ऑफ कन्वेंशन विच वी विल एक्सप्लोर बिलो। तो बाद में धीरे धीरे ओड में काफ़ी चेंजिंग आती गई। शुरुआत हुई थी तब तो इसके 3 पार्ट होते थे, ये स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और ईपोड, और ये गाने के लिए बनाई जाती थी। लेकिन इंग्लैंड में आए रेनेसां के काल में खासकर इसमें काफ़ी चेंजिंग आ गई, जो हम आगे पढ़ते हैं। द वर्ड ओड कम्स ओरिजिनली फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओड मीनिंग सॉन्ग। तो ग्रीक में ओड को कहते क्या है? सॉन्ग ही कहते हैं। द डेफिनेशन ऑफ ओड हैज़ दस क्लियरली चेंज्ड ओवर टाइम। तो टाइम के साथ साथ डेफिनेशन चेंज हो गई। एज नाउ इट इज़ ऑफन यूज्ड कोलोक्वली टू रेफर टू एनी प्रेज और ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और थिंग। और अब हर उस गाने को जिसमें किसी की तारीफ़ की गई हो, किसी का महिमा मंडन किया गया हो, ग्लोरिफिकेशन किया गया हो, किसी व्यक्ति का या किसी चीज़ का, तो उसको हम आजकल ओड बोल देते हैं। टाइप्स ऑफ ओड्स। इन एंशियंट ग्रीक पोइट्री देयर वर 3 टाइप्स ऑफ ओड्स। तो पुराने टाइम में 3 टाइप्स की ओड होती थी, पिंडारिक, होरेशियन एंड इर्रेगुलर। ये ध्यान रखना आपको, 3 टाइप्स की ओड्स हैं। Not surprisingly, the Pindaric ode is named after the Greek poet Pindar. तो एक पोइट था पिंडार, उसने ओड्स लिखी हैं अपने हिसाब से। बाद में उन ओड्स का नाम ही क्या पड़ गया? पिंडारिक ओड्स। एंड द होरेशियन ओड इज नेम्ड आफ्टर द रोमन पोइट होरेस। और ये दूसरी टाइप की जो ओड हम पढ़ रहे हैं होरेशियन, ये भी एक पोइट था, रोम का था, होरेस उसका नाम था। उसने जो ओड लिखी वो थोड़ी अलग टाइप की थी, तो उन ओड का नाम क्या पड़ गया? होरेशियन पड़ गया। पिंडारिक ओड देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। पिंडार इज ऑफन को क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग द ओड फॉर्म। तो पिंडार को क्रेडिट दिया जाता है इस तरह की ओड के लिए। दिस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द ओड कंटेन्ड द फॉर्मल ओपनिंग ऑफ द स्ट्रोफ, द मिररिंग स्टेंजा कॉल्ड द एंटी स्ट्रोफ विच हैज़ द सेम मीटर एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रोफ, एंड द कंक्लूडिंग ईपोड विच हैज़ ए डिफरेंट मीटर एंड लेंथ देन द प्रीवियस 2 सेक्शंस। इस पूरी लाइन को अपने दोबारा पढ़ते हैं कि ओरिजिनल फॉर्म है जो ओड का, उसमें 3 पार्ट थे, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और ईपोड। स्ट्रोफ में क्या था? ये ओपनिंग होता था, यानी शुरुआत स्ट्रोफ से होती है, और उसके बाद जो आता है एंटी स्ट्रोफ, वो इसका मिररिंग स्टेंजा है। मिररिंग करने का मतलब इसके जैसा सा ही है, यानी स्ट्रोफ में जो बात कही गई है उसी के जैसी सी ही बात लगभग एंटी स्ट्रोफ में की गई है। मान लो एक कोई बात रखी, उस बात को ही थोड़ा सा और चिंतन करके एंटी स्ट्रोफ में रख दिया, उसका कोई जवाब दे दिया उसी बात का, यानी उससे मिलती जुलती होती दोनों। और दोनों के मीटर एक जैसे होते हैं, स्ट्रोफ और एंटी स्ट्रोफ के, यानी लाइनों की लेंथ, उसके अंदर सिलेबल्स, वो सारे एक जैसे होते हैं। लेकिन जो कंक्लूडिंग पार्ट है ईपोड,
वो होता है, उसमें मीटर डिफरेंट होता है, उसमें लाइनों की लेंथ भी चेंज हो सकती है। ओके, तो उसके 3 पार्ट हो गए, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और ईपोड। ईपोड में कंक्लूजन हो सकता है। स्ट्रोफ और एंटी स्ट्रोफ में शुरुआती टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर चिंतन है, दोनों एक दूसरे रिलेटेड हैं। ईपोड थोड़ा सा स्ट्रक्चरली थोड़ा सा अलग है, लाइनों की बनावट, लाइनों की लंबाई उसकी अलग हो सकती है। आगे, दीज ओड एग्जाम्पल्स वर ओरिजिनली परफॉर्म्ड बाय ए कोरस एंड अकम्पनीड बाय डांसर्स एंड इंस्ट्रूमेंट सच एज द ओलोज एंड लायर। तो उस समय जब ये ओड्स लिखी जाती थी तो ये इसलिए लिखी जाती कि इनको कोई गाए, उनके ऊपर कोई डांस भी करे, और साथ में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी होते थे। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम ओलोज एंड लायर ये है। तो ओड एक स्पेशली एक सॉन्ग है अच्छा खासा, आप ये मान सकते हो, बढ़िया, जिसको एंजॉय किया जाए। तो ये जो स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और ईपोड वाली बातें हैं, ये पिंडारिक ओड के लक्षण हैं। ये कौन सी ओड है? पिंडारिक है। होरेशियन में देखते हैं, नोन एज होमोस्ट्रोफिक ओड, इसका दूसरा नाम होमोस्ट्रोफिक ओड भी है। ईच स्टेंजा इन द होरेशियन ओड फॉर्म हैज़ द सेम मीटर, राइम स्कीम एंड लेंथ। तो होरेशियन ओड की खास बात यह कि तीनों स्टेंजा एक जैसे होते हैं। उसमें ऊपर वाले में तो ईपोड अलग होता है उनसे, लेकिन होरेशियन में तीनों स्टेंजा, उनकी लाइन लेंथ एक जैसी होती है, राइम स्कीम भी एक जैसी है। दिस इज़ नॉट द ओनली डिफरेंस फ्रॉम द पिंडारिक ओड, और यही अकेला डिफरेंस नहीं है। होरेशियन ओड्स आर ऑल्सो लेस फॉर्मल, ये लेस फॉर्मल होती हैं, फॉर्मल नहीं होती हैं, एंड मोर इंटीमेट एंड रिफ्लेक्टिव, और ज़्यादा इंटीमेट होती हैं और रिफ्लेक्टिव होती हैं। इंटीमेट का मतलब होता है इनका कनेक्शन ऑडियंस के साथ कुछ ज़्यादा होता है, इंटीमेट होती है, उनसे नज़दीक होती हैं, और रिफ्लेक्टिव होती हैं, और फॉर्मल कम होती हैं। फॉर्मल का मतलब जो रूल से बंधा होता है, जिसमें रूल का ज़्यादा पालन किया जाता है, वो फॉर्मल होता है। जिसमें रूल थोड़ा तोड़ सकते हैं हमने, इनफॉर्मल हो जाते हैं, तो ये इनफॉर्मल ज़्यादा है। होरेशियन ओड्स जनरली हैव 2 और 4 लाइन स्टेंजा। होरेशियन ओड्स के ज़्यादातर कभी 2 लाइनों का स्टेंजा भी हो सकता है, 4 लाइन का स्टेंजा भी हो सकता है। यही बात है कि फॉर्मल नहीं है, चेंजिंग हो सकती है। थर्ड टाइप की ओड आती है इरेगुलर, जो अनियमित होता है। इरेगुलर का मतलब अनियमित, जिसमें पोइट अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे भी लिख सकता है। Irregular odes use rhyme scheme and meters but do not have the same stanzaic structure as either the Pindaric or Horatian odes. तो irregular odes में स्टेंजा पैटर्न जो है और स्ट्रक्चर जो है वो पिंडारिक और होरेशियन ओड से मिलता जुलता नहीं होता है, अलग होता है। देयर इज़ नो कोरेस्पोंडेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स, और जो उसके पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उनमें कोई संबंध भी नहीं होता। कोरेस्पोंडेंस का मतलब यहाँ संबंध से है। एज देयर इज़ इन द अदर 2 फॉर्म्स and the rhyme scheme requires lines only to rhyme somewhere and not in a particular place। तो कोई राइम स्कीम भी फिक्स नहीं है, जहाँ दिल करे पोइट राइम स्कीम को यूज़ कर सकता है। तो इरेगुलर नाम से ही पता लग रहा है, नियमित नहीं है कुछ भी इसमें। आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ओड इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में ओड का महत्व क्या है? द ओड हैज़ हेल्ड एन एलिवेटेड पोजिशन इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की पूरी हिस्ट्री में इनका स्थान बहुत ही इलेवेटेड है। इलेवेटेड का मतलब, इलेवेटेड क्या होता है? उठा हुआ, ऊंचा स्थान है। एलिवेटर यूज़ किया ना कभी, लिफ्ट यूज़ किया, उसको एलिवेटर कहते हैं। एलिवेटर क्यों कहते हैं? एक्सीलेटर नहीं, एक्सीलेटर वो कार का होता है, बाइक का होता है, जिससे हम रेस देते हैं, उसको एक्सीलेटर कहते हैं, जो स्पीड बढ़ाता है। एलिवेटर होता है जो ऊपर उठाता है। तो एलिवेटेड पोजीशन है ओड की, उठी हुई है, ऊंची पोजीशन है। Pindaric odes were often written and performed to celebrate athletic victories, while much later romantic poets wrote odes in English to celebrate their strongest sentiments and deepest admirations। तो पिंडरिक ओड पुराने टाइम में जब कोई खिलाड़ी जीत जाते थे तो उनकी सेलिब्रेशन करने के लिए गाने लिखे जाते थे, तो वो पिंडरिक ओड में लिखे जाते थे। बाद में रोमांटिक पोइट्स थे इंग्लिश के, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने अंदर के इमोशंस को व्यक्त करने के लिए, किसी के प्रति उनको तारीफ़ करना चाहते हैं तो उसको व्यक्त करने के लिए ओड्स लिखने लग गए। द ओड suited both of these time periods well due to the love of drama in both ancient Greece and in the romantic period at the end of the 18th century and into the 19th century। तो 18th और 19th सेंचुरी के एंड तक ओड्स काफ़ी फेमस रही हैं, काफ़ी पॉपुलर रही हैं, और ड्रामा के अंदर भी इनका यूज़ किया गया है। ड्रामा यानी नाटकों के अंदर। पुराने टाइम में फिल्में तो बनती नहीं थी, शूटिंग होती नहीं थी, क्योंकि कैमरे नहीं होते थे, टेलीविज़न नहीं थे, तो लोग एंटरटेनमेंट कैसे करते थे?
नाटकों से। वहाँ लाइव होता था, जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी को नाटक करते हैं ना स्टेज पे, उस तरह के नाटक हुआ करते थे। तो उन नाटकों में फिर गानों का भी यूज़ हुआ करता था ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, तो उसमें ये ओड्स यूज़ होती थी। द फर्स्ट नोन ओड्स रिटन इन इंग्लिश वर दी एपिथेलेमियम एंड प्रोथेलियम बाय एडमंड स्पेंसर। तो इंग्लिश के अंदर सबसे पहली जो ओड्स हैं जानी जाती हैं वो ये हैं, एपिथेलेमियम एंड प्रोथेलियम बाय एडमंड स्पेंसर की लिखी हुई हैं। बट द फॉर्म रियली टुक ऑफ विद द इरेगुलर ओड्स ऑफ एब्रम काउले। एब्रम काउले था, उसने भी इरेगुलर ओड्स की फॉर्म को ईजाद किया, शुरू किया लिखना। द रोमांटिक पोइट्स विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरी, जॉन कीट्स एंड पर्सी बिशे शेली रोट द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ ओड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। और ये जो 4 पोइट्स हैं जिनको रोमांटिक पोइट बोलते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरीज, जॉन कीट्स, और ये भी हमने पढ़ा था ना पर्सी बिशे शेली के बारे में, उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी ओड्स लिखी हैं। ये सारी हमें पढ़नी है। अगर आप एमए तक इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले हो ना, तो इन सभी पोइट्स के तो नाम आपके ज़ुबान पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि यही पोइट्स बार बार रिपीट होते हैं, बहुत ही फेमस पोइट्स हैं। तो इनकी सारी कविताएं हमें पढ़नी भी हैं, हमारे सिलेबस में भी है। ओके, तो ओड समझ में आ गई होगी, ओड और एलिजी।